हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ईपीएफओ की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारे एम्प्लॉय का आज की डेट में एक ग्रीवांस आ रहा है। तो ग्रीवांस ये है कि सर्विस ओवरलैपिंग। अब सर्विस ओवरलैपिंग है क्या, ये जानना ज़रूरी है। सर्विस ओवरलैपिंग इट मीन्स कि आप एक ही टाइम में दो ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। सपोज एक कंपनी में आपने सेम डे ज्वाइन किया और सेम डे आपने बी कंपनी में भी ज्वाइन किया। यूएन नंबर 1, पीएफ अकाउंट नंबर 2 सेम। अब इसका रिप्लिकेशन क्या होता है कि जब आप क्लेम सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो क्लेम सेटलमेंट में जब आपने फॉर्म फिल करने के बाद आपके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू सर्विस ओवरलैपिंग। प्लीज़ क्लेरिफाई। अब पीएफ ये कहता है कि आप एक टाइम में दो जगह सर्विस कैसे कर रहे हैं, तो क्लेरिफाई कीजिए। क्लेम तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक वर्ड उन्होंने डाला है, प्लीज़ क्लेरिफाई। अब उसके दो एस्पेक्ट हैं। वन, पहला, अगर आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया, सपोज 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, आपने 1 साल के बाद उस कंपनी को छोड़ दिया, 31 मार्च को आपने छोड़ दिया। दूसरी कंपनी बी कंपनी को आपने ज्वाइन किया। बी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपने 1 मई को आपने ज्वाइन किया या 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, 31 को तो आपने एक कंपनी छोड़ दिया, 31 मार्च को। अब इसमें लैकिंग क्या हो जाती है कि आपने डेट ऑफ एग्जिट जो है या तो नहीं डाला एक कंपनी का, या डाला तो लेट डाला, और जब आपने डाला तो उस टाइम आपको याद नहीं रहा कि हाँ भाई मैंने कब छोड़ा, या कंपनी को याद नहीं रहा कि उसने कब छोड़ा। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा मिसमैच होने की वजह से वो 1 आध 2 महीने आगे की डेट डाल दिया। अब आपने 31 मार्च को तो कंपनी छोड़ दिया, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट डल गई 2 महीने बाद की, और आप 1 अप्रैल से बी कंपनी ज्वाइन कर लिया, तो 2 महीने का तो इधर आपका ऑलरेडी पीएफ नई कंपनी में बी कंपनी में कट रहा है, और उधर आपका एक कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट 2 महीने बाद का डल गया। इट मीन्स कि यहाँ पर सर्विस ओवरलैपिंग हो गई 2 महीने की। अब नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है कि आप एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपनी प्रीवियस कंपनी से फिल करवाइए, और उसमें ये लिखवाइए कि सर हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 मार्च की थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो अगले 2 महीने की डेट डली हुई है, तो आप वो डेट करेक्शन करवा करके 31 मार्च की डेट ऑफ एग्जिट डलवा लीजिए, और वो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपने पीएफ ऑफिस में जो भी आपका नियरेस्ट होगा वहाँ पर आप जमा करवा दीजिए। जब वो डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन होकर के आ जाएगा, आप पीएफ के लिए जब आप अप्लाई करेंगे एडवांस के लिए, विड्रॉल के लिए, तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। अब सेकेंड सिनेरियो क्या होता है कि एक्चुअल में कई लोग जो हैं वो डुअल सर्विस करते हैं। ए कंपनी में भी सर्विस किया और सेम डे बी कंपनी में भी सर्विस किया। अब जब वो क्लेम सेटलमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्लेम रिजेक्ट होने का रीज़न फिर वही आता है कि सर्विस ओवरलैपिंग। अब पीएफ को तो ये पता नहीं है कि हाँ ये बंदा ए में भी काम कर रहा है, बी में भी काम कर रहा है, तो वो आपसे क्या मांग रहा है? क्लैरिफिकेशन। अब क्लैरिफिकेशन के लिए आपको करना क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है सर्विस ओवरलैपिंग के लिए? सर्विस ओवरलैपिंग में कई बार तो जेन्युइन केस होता है, और कई बार जो है वो कुछ ऐसे ही मिलाफाइड हो जाता है। कई लोग गलत तरीके से भी उसको परस्यू कर लेते हैं और गलत तरीके से उसके पीएफ नंबर जनरेट करवा देते हैं,
और वो बेनिफिट लेने के लिए। इसलिए पीएफ जो है वो क्लैरिफिकेशन मांगता है। आपको करना क्या होगा सर्विस ओवरलैपिंग में? सपोज आपने एक कंपनी में काम किया, एक कंपनी के लेटर हेड पर आपको डिक्लेरेशन लिखवानी पड़ेगी कि हाँ, इस एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये है, डेट ऑफ एग्जिट ये है, और टाइमिंग जरूर मेंशन करना है कि इनकी ड्यूटी आवर्स क्या थी, कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस डेट से इस डेट तक, इस टाइम से इस टाइम तक इनकी सर्विसेज थी। ये डिक्लेरेशन फॉर्म लेटर हेड के ऊपर हो गया। सेकंड, बी कंपनी में आपको जाना है, बी कंपनी में भी सेम लेटर आपको लिखवाना है कि यूएन नंबर इनका ये है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए, इनका ड्यूरेशन इस समय से इस समय तक हो था, और टाइमिंग इनकी ये है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि टाइमिंग जो है वो सेम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, सेम उसी टाइम पर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ की टाइमिंग क्या है, यहाँ की टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर जनरेट करवाना होगा। और ये दोनों लेटर जो है, जब आप क्लेम फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ जब आपका एक ऑप्शन आता है जो चेक की कॉपी अपलोड करने का, उस काउंटर पर आप जा कर के चेक की भी कॉपी अपलोड कीजिए और साथ ही साथ ये दोनों लेटर भी आप अपलोड कर दीजिए। तो जब आप क्लेम सेटल के लिए फॉर्म प्रोसीड करेंगे, तो जब वो ओपन करेंगे वहाँ, तो उनको ये चीज़ दिख जाएगा कि हाँ, इन्होंने डुअल सर्विसेज किया है और एक्चुअल में इनका दोनों कंपनी का लेटर जो है इन्होंने सबमिट कराया है। या आप इसको ऑफलाइन भी आप जमा करा सकते हैं अपने रीजनल ऑफिस में जा कर के, जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस होगा वहाँ पर जा कर के आप जमा करा के रिसीविंग आप अपने पास ले सकते हैं, कि कल को अगर कोई आपका फिर भी रिजेक्ट होता है तो आप ये शो कर सकते हैं ऑफिस में जा कर के कि सर, हमने ये डिक्लेरेशन ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है और ये हमारे इसकी कॉपी है, तो आप उसको क्लेम को सेटल कर दें। तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अब एक्चुअली होता क्या है कि डुअल सर्विसेज में प्रॉब्लम ये होती है कि पीएफ को ये नहीं पता होता है कि हाँ, ये ड्यूअल सर्विसेज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लेकर के वो क्लैरिफिकेशन आपसे मांगता है या कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगता है। वो क्लैरिफिकेशन जब आप दे देते हैं तो सॉर्ट आउट हो जाता है, क्योंकि इस पीएफ डिपार्टमेंट ये देखना चाहती है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है। इसकी वजह से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो रही है या जो भी आपकी समस्या है पीएफ से रिलेटेड, ओवरलैपिंग, सर्विस ओवरलैपिंग से रिलेटेड, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली कोई भी नई वीडियो पीएफ, ईएसआईसी, लेबर लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आपको उसका समाधान मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।